हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू थे, उनको हम लोग बोले थे स्केलेटल टिश्यूज़। उसमें हम लोगों ने कार्टिलेज को डिस्कस किया था और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बोन्स के बारे में। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैस्कुलर टिश्यू, ओके, या इसको हम लोग फ्लूइड टिश्यू भी बोलते हैं। एक तरफ जहां आप स्केलेटल टिश्यूज़ को देख रहे थे वो तो इम्पॉर्टेंट है ही बॉडी में, लेकिन दूसरी तरफ अगर वैस्कुलर टिश्यूज़ की बात करिए तो वो भी हमारी बॉडी में बहुत सारे अहम रोल प्ले करते हैं हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वैस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में कि उनके टाइप्स कितने होते हैं, और टाइप के बाद में उनके जो सब कैटेगरीज़ हैं, या हम लोग बोल सकते हैं जो उनके बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले मैं एक तरफ और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो एक तरीके के मोटाइल टिश्यूज़ होते हैं। कैसे टिश्यूज़ होते हैं? मोटाइल टिश्यूज़ होते हैं। और ये मोटाइल टिश्यूज़ जो होते हैं इनमें हम लोग देखें अगर सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनके मैट्रिक्स में, लेकिन मैट्रिक्स में हमेशा याद रखो आप लोग फाइबर यहाँ पर एब्सेंट रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पर फाइबर एब्सेंट होंगे। दूसरी बात क्या है इनकी कि ये हमेशा जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, यानी कि मटेरियल्स को या ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो बात से ही आपको पता चला होगा हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, ब्लड की। ओके, तो यही सारी चीज़ें एक कंसाइज वे में हमको डिस्कस करनी है, और उन चीज़ों पे क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या उनके रोल्स हैं, ये सारी बातें हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है इसका क्या नाम है, वैस्कुलर टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वैस्कुलर टिश्यू को हम लोग। वैस्कुलर टिश्यू, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने बोला कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। दूसरी बात क्या है, इसका जो नेचर होगा फ्लूइड नेचर का होगा। दैट मीन्स अगर ब्लड की आप बात करो तो ब्लड क्या है, फ्लूइड नेचर का है ना। तो यहाँ पर देखते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़ के जो क्लासिफिकेशन है, जो उनका कैटेगराइजेशन है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक फ्लो चार्ट हम बना लेंगे एज इट इज़। तो सबसे पहले देखेंगे वैस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप कितने होते हैं। तो दो टाइप होते हैं बेटा, एक लिम्फ होता है और दूसरा ब्लड होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लोगे ब्लड, और दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिम्फ। ओके, तो ब्लड एंड लिम्फ दो बेसिकली अगर देखें इनके टाइप्स हैं किसके, आपके वैस्कुलर टिश्यूज़ के। ब्लड को हमने फिर से डिवाइड किया था यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनके जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली ब्लड में दो कंपोनेंट देखने को मिलता है, एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और दूसरा जो पार्ट होता है ब्लड को उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पसेल्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग formed elements, और क्या बोलेंगे बेटा, ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ब्लड के केस में कि फॉर्म एलिमेंट्स का क्या रोल होता है और प्लाज्मा का क्या रोल होता है। तो वो सारी बातें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ फ्लो चार्ट और डायग्राम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। तो बात करते हैं इसके फॉर्म एलिमेंट्स के या जो कॉर्पसेल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो इनमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के और सारे क्या होंगे, यहाँ पर सेल्स होंगे। तो इनको हमने फिर से बेटा डिवाइड किया। यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स थे और इनको हमने डिवाइड किया। सबसे पहले जो पहली सेल्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स थी, वो कौन सी थी, एरिथ्रोसाइट सेल्स। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एरिथ्रोसाइट्स, या इनको हम लोग क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या है, आरबीसी, या इसका फुल फॉर्म अगर बात करो तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेड
ब्लड सेल्स। ओके, एक है कहीं पर एरिथ्रोसाइट लिखा होगा, कहीं पर आरबीसी लिखा होगा, कहीं पर रेड ब्लड सेल्स लिखा होगा। आरबीसीज हम ज़्यादातर यूज़ करते हो, क्यों? क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि इनमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इनका अपीयरेंस कैसा होगा? रेड होगा। क्लियर है? अब बेटा आते हैं इसके बाद में दूसरा हमारा जो है इरिथ्रोसाइट के बाद में जो दूसरी सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, ल्यूकोसाइट सेल्स। ल्यूकोसाइट को हम लोग दूसरा नाम और देते हैं ल्यूकोसाइट, या हम लोग क्या बोलते हैं इनको, और WBCs। क्या बोलेंगे बेटा? WBCs। और इनका फुल फॉर्म अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? W फॉर व्हाइट। तो यहां पर हम लोग बोल देंगे इनको, क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, इसके बाद में आते हैं ल्यूकोसाइट के बाद में दूसरी एक और डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं सेल्स, जो फॉर्म एलिमेंट्स का ही एक टाइप है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो यहाँ पर आप लोग थर्ड जो होगा उसके बारे में लिख लोगे, दूसरे पेन से मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हम लोग लिखेंगे कौन सा है आपका? थ्रोम्बोसाइट, या बेटा इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो तीन तरीके के फॉर्म एलिमेंट्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। पहला एरिथ्रोसाइट या आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स। दूसरा बात करेंगे ल्यूकोसाइट या WBCs, ओके, या वाइट ब्लड सेल्स। एंड थर्ड वन इज द ट्रोफोसाइट और प्लेटलेट्स। क्लियर है सभी को? तो ये सारी बातें आप लोग पढ़ के चले आ रहे हो पीछे क्लासेस से। अब बेटा यहाँ पर देखोगे आप, ल्यूकोसाइट को हमने फिर से डिवाइड किया। तो ल्यूकोसाइट को बेटा हमने फिर से डिवाइड किया दो तरीके की सेल्स में, ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको, कौन कौन से टाइप हैं इसके। पहला हमने बोला ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा जो हमारा टाइप है वो कौन सा है? ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, आई होप सभी को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ग्रेनुलोसाइट को हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, तीन टाइप की सेल्स होंगी यहाँ पर। ग्रेन्यूल्स की वजह से इनको हम लोग ग्रेनुलोसाइट बोल रहे हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में क्या होगा? कुछ ग्रेन्यूल फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी वजह से इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेनुलोसाइट्स बोल रहे हैं। अब इनको हमने फर्दर डिवाइड किया जो है तीन तरीके की सेल्स में, इसानोफिल्स, बैसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो इनको हमने फिर से डिवाइड किया। यहाँ पे आप देखोगे मैंने बोला इस्नोफिल्स, दूसरा मैंने बोला इस्नोफिल्स के बाद में बैसोफिल्स, एंड थर्ड वन इज द न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है? तो तीन तरीके की सेल्स थी जो हेल्प कर रही थी बॉडी के डिफरेंट फंक्शनिंग में। क्या थी वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्रेनुलोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली थ्री टाइप्स, इसानोफिल्स, बैसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है सभी को इतनी बात? अब बेटा आता है ग्रेनुलोसाइट के बाद में जो दूसरा नंबर है वो कौन सा है? ए ग्रेनुलोसाइट की। ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या है? ए मतलब अब्सेंस, ग्रेनुलोसाइट मतलब अब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब क्या होगा कि अब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। ए लगा है तो मतलब अब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके की सेल्स में ग्रेन्यूल्स जो होंगे वो अब्सेंट होंगे। अब इसमें दो तरीके की सेल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? ए ग्रेनुलोसाइट्स में एक हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट सेल्स, और दूसरी जो सेल्स होती हैं उनको बेटा हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स फिर से डिवाइड होती हैं दो तरीके की सेल्स में, एक को हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। क्लियर है? अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट यहाँ पर फिर से इसको फर्दर क्लासीफाई कर लेंगे हम लोग। हमने बोला कि यहाँ पर जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मैं इधर बनाए दे रहा हूँ, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। कौन कौन सा? लिम्फोसाइट और दूसरी जो टाइप्स थी उनको हमने क्या बोला? मोनोसाइट्स।
लिम्फोसाइट को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक मैंने बोला यहां पर क्या होगा, बी लिम्फोसाइट, और दूसरा बेटा क्या होगा, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था किसका, आपका ब्लड का। क्लियर है? फिर से मैं रिकैप करा दे रहा हूं। ब्लड में दो पार्ट होंगे, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स, ब्लड कॉर्पस सेल जिनको बोल रहे हैं। तीन तरीके की सेल्स होंगी इन फॉर्म एलिमेंट्स में, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, एक तरीके की सेल्स हैं। ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल्स हैं, और तीसरी हमारी थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स हैं। फिर हमने ल्यूकोसाइट को डिवाइड किया ग्रैनुलोसाइट्स में। ग्रैनुलोसाइट्स तीन तरीके की थी, इसानोफिल्स, बैसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद ए ग्रैनुलोसाइट्स की बात करते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स में थी आपकी लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को हमने फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट्स में या दो तरीके की सेल्स में, एक बी लिम्फोसाइट है और दूसरी टी लिम्फोसाइट है। एक्चुअल में ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। ठीक है, एंटीजन से लड़ने के लिए जो है हमारी सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स। मोनोसाइट सेल्स भी होती हैं, फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, जब वो कन्वर्ट हो जाती हैं मोनोसाइट किसमें, मैक्रोफेजेस में। तो मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस तरीके की भी सेल्स बनती हैं। इतनी सारी बातें हम लोगों को ब्लड में पढ़ना है। इसके बाद आता है लिम्फ। तो लिम्फ में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी लिम्फ में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन इनके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा सेल्स में हम लोग देखते हैं WBCs। ठीक है, तो यहाँ पर प्लाज्मा और WBCs प्रेजेंट होती हैं। कभी भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे RBC प्रेजेंट होती हैं कि नहीं, तो आप लोग बोलोगे नहीं, RBC यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ कौन सी होंगी, ल्यूकोसाइट सेल्स होंगी या WBC सेल्स होंगी। क्लियर है बेटा? तो ये सारा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो वैस्कुलर टिश्यू है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया था स्केलेटल टिश्यू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग ये आज दूसरा टॉपिक जो है उसको क्लियर कर रहे हैं, दैट इज द वैस्कुलर टिश्यू और द फ्लूइड टिश्यू। क्लियर बेटा? अब हम बात करते हैं इनके कुछ फंक्शंस की। जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, तो अगर समराइज करके हम एक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इनके क्या क्या फंक्शन हैं उनको भी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो पहले क्लास में ही मैंने बताया कि ये टिश्यू कैसे हैं, मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें इनकी वो हम लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ यहाँ पर। तो पहला पॉइंट मैंने बेटा बोला था यहाँ पे कुछ इनके स्पेसिफिक बातों के केस में। पहला पॉइंट हमने क्या बोला था कि जो इस तरीके के वैस्कुलर टिश्यूज हैं उनमें हम लोग क्या देखेंगे, वो मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एक ऐसे टिश्यू हैं मोटाइल कनेक्टिव टिश्यूज। पहली बात हो गई मोटाइल कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा और सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे मैट्रिक्स और बेटा क्या होगा, एंड सेल्स आर प्रेजेंट। समझ में आई बात? इसके बाद बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और इनके फंक्शंस। जैसे यहां पर क्या होगा, जो फाइबर्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। ये भी बात मैंने बोला तो फाइबर्स आर एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होगा, मैट्रिक्स में। अब फाइबर्स को कौन बेटा रिलीज कर रहा था, फाइबर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स रिलीज कर रही थी। याद करिए आप लोग, कोलेजन मैंने बोल रहा था, इलास्टिन बोल रहा था, या रेटिकुलर फाइबर बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे वो एब्सेंट है फाइबर। क्यों एब्सेंट है, उसकी वजह क्या है, अगर यहाँ पर फाइबर्स होंगे तो वो उसका मोबिलिटी जो है वो तो खत्म हो जाएगा ना। जगह जगह पर सेल्स क्या होंगी, उसी में फंस जाएंगी, सेल्स ट्रैप कर ली जाएंगी। तो इस वजह से यहाँ पर फाइबर्स हमने देखा बिल्कुल क्या थे, एब्सेंट थे। इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लेना। क्लियर है? अब आते हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो हमने फंक्शन में बोला कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के अलावा अगर आप लोग देखो और क्या है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और गैसियस एक्सचेंज के अलावा आप लोग और बात करो तो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। कहां से प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस। और पैथोजन को ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं या बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। तो बहुत सारे वेरियस फंक्शंस हैं इनके, जो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सेल्स में, है ना। तो आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं
इनके क्लासिफिकेशन को, और सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे ब्लड को। तो नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो क्या है, ब्लड। ब्लड के बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले जो उसकी इंपॉर्टेंट बातें उन पे थोड़ा हम लोग प्रकाश डालेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड के जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, फिर उनके जो है कंपोजिशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, पहली बात। दूसरा हम लोग देखें इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो मैंने पहले ही बताया यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा होगा, सेल्स होंगी या ब्लड कॉर्पसेल्स जिनको हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इनके पास क्या क्या होगा, एक तो प्लाज्मा होगा और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर सेल्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो टिश्यू होता है ये सॉफ्ट जो है सबसे सॉफ्ट टिश्यू होता है बॉडी का, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें इनका अमाउंट कितना होता है, तो इनका अमाउंट अगर एडल्ट में हम लोग बात करें तो 5.5 to 6 लीटर के आसपास रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ ब्लड इन एडल्ट्स। अगर हम उसका वेट देखें एडल्ट का 70 kg के आसपास, तो उसमें जो ब्लड का अमाउंट हमें देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, 5.5 लीटर से 6 लीटर के आसपास, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं आपसे कि एक हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड होता है, और ये अप्रॉक्स वैल्यू हम लेके चलते हैं कि 5.5 से 6 के आसपास या 5 से 6 के आसपास रहता है, 5 से 6 लीटर के आसपास। दूसरा बात आती है इसके नेचर की। तो इसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, और एल्कलाइन नेचर होता है ना। तो इसका पीएच भी कैसा होगा, एल्कलाइन होगा। तो पीएच नियर अबाउट कितना रहता है, 7.4 के आसपास रहता है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना, इसका पीएच अगर कोई पूछता है ब्लड का तो कैसा है, एल्कलाइन है, और 7.4 के आसपास उसका पीएच रहता है। अब वहाँ पर देखेंगे हम जो उनका हमने देखा कि जो कंपोजिशंस हैं, है ना, जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है। तो कंपोजिशन के लिए हम एक पाई डायग्राम बना लेंगे बेटा यहाँ पर, और उसके थ्रू हम लोग समझ लेंगे कंपोजिशन को। आप लोग भी ड्रा कर लेना, ठीक है। ये हमने एक पाई डायग्राम बनाया है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर हेडिंग डाल लेंगे कंपोजिशन। किसका कंपोजिशन पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। तो ब्लड में हमने देखा यहाँ पर दो पार्ट थे, एक हमने बोला कि यहाँ पर प्लाज्मा है और दूसरा सेल्स है, ठीक है। तो प्लाज्मा और सेल्स यानी कि फॉर्म एलिमेंट्स की बात करें तो दोनों मिला के 100% हो गया। अब प्लाज्मा का अमाउंट हम लोग देखेंगे कितना है, और हम किसका अमाउंट देखेंगे, फॉर्म एलिमेंट्स का अमाउंट देखेंगे वो कितना है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये सेंटर पॉइंट मैंने मान लिया, यहाँ पे कुछ यहाँ पे हो, ठीक है। ठीक है। तो नियर अबाउट ये अगर आप देखो यहां से यहां तक है ना, ये कितना है, ये सारा प्लाज्मा है। और प्लाज्मा का पार्ट अगर हम देखें, प्लाज्मा कितना है, इधर मैं लिखे ले रहा हूं प्लाज्मा कितना है हमारा, 55%। टोटल ब्लड का जितना हमारे अंदर ब्लड है उसका कितना प्लाज्मा कितना है, 55% है, ठीक है। यानी कि अगर 5 लीटर या 6 लीटर की बात करो, उसका 5% जो होगा वो कितना होगा, प्लाज्मा होगा। अब देखो यहां पर आप लोग दूसरा जो पार्ट था प्लाज्मा के अलावा, उसको हम लोग बेटा क्या बोल रहे थे, इट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोल रहे थे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
और फॉर्म एलिमेंट्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स पढ़ रहे थे। समझ में आई बात। इनका अमाउंट अगर आप देखो कितना था, ये वाला, ये नियर अबाउट 45% था। कितना था, नियर अबाउट 45% था। तो 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्म एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट था। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें थी उनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा, ज़्यादातर जो इसका अमाउंट होगा, मैं थोड़ा यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है, या दूसरे पेन से बना लेते हैं हम लोग। ये जो अमाउंट था, ये बेटा क्या था, मैक्सिमम जो अमाउंट था 92%। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 92%। अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, 91 to 92% या 90 to 91%, इस तरीके से बोल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो होगा प्लाज्मा में क्या होगा, वाटर होगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे वाटर। समझ में आई बात। अब वाटर के बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ और चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जैसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स या मिनरल साल्ट्स, ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट होंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का अमाउंट नियर अबाउट इसमें रहता है 8% के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ये वाला पोर्शन एक बना लेंगे हम लोग, और इसको हमने क्या बोल दिया, प्लाज्मा प्रोटीन्स। और प्लाज्मा प्रोटीन्स कितना रहता है, 7 से 8% के आसपास। यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप लोग 90 से 92% या 91% कर लो, ठीक है। अप्रॉक्स रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा जो बाकी बचा, ये तो यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स होगी। अभी ये वाला स्लॉट बचा हुआ है, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, मिनरल साल्ट्स वगैरह प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे मिनरल्स या साल्ट्स, ठीक है। मिनरल या साल्ट्स का अमाउंट अगर देखो बेटा बहुत कम होता है, 1% से भी कम होता है, तो इसको हम लोग देखेंगे इनका अमाउंट कितना होगा, 0.9% के आसपास अप्रॉक्स, ठीक है। तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे किसके, प्लाज्मा के, वो कौन कौन से थे, सबसे ज्यादा वाटर 90 to 91% के आसपास, उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स, और उसके बाद मिनरल या साल्ट्स। अब देखो इनके लिए एक और नाम हम यूज करते हैं, जैसे क्रिस्टलाइट्स यूज करते हैं और कोलाइट्स यूज करते हैं। क्रिस्टलाइट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, मिनरल साल्ट्स के लिए। क्रिस्टलाइट्स, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है ना साल्ट्स, तो इसलिए क्रिस्टलाइट बोल दिया। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोलाइड, ठीक है। कोलाइड मतलब प्रोटीन्स, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसका कंपोजिशन देखा। और फॉर्म एलिमेंट्स में बेटा यहां पर क्या होगा आपका, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, और उसके बाद आपका प्लेटलेट्स। इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कितना क्या अमाउंट है। तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, इतना आप लोग समझ लीजिए। अब ब्लड को हमने बोला 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने। पहला पार्ट हमारा क्या था, प्लाज्मा, और दूसरा बेटा कौन सा पार्ट था आपका, फॉर्म एलिमेंट्स। प्लाज्मा के बारे में कुछ थोड़ा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लाज्मा में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोग याद रखिएगा। जैसे ये कैसा होगा, स्लाइटली अल्कलाइन होगा। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ स्लाइटली अल्कलाइन, कौन, प्लाज्मा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को इधर लिखने से। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे ये कैसे हैं, नॉन लिविंग मटेरियल है, ठीक है। क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल है या इंटरसेलुलर सब्सटेंस है इसमें। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे नॉन लिविंग सब्सटेंस। प्लाज्मा कैसा है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है, क्लियर है। इसके बाद आते हैं इसके कलर की बेटा बात करते हैं। तो इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। कैसा होता है, पेल येलो कलर होता है। और इसके साथ में हम लोग देखते हैं इसका जो एक तरीके से बात करें तो ट्रांसपेरेंट भी होता है, और जो हम लोगों को क्या देखने को, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड देखने को मिलेगा। तो दूसरा लिख सकते हैं पेल येलो ट्रांसपेरेंट, पेल येलो ट्रांसपेरेंट क्लियर फ्लूइड, ठीक है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स थे जो प्लाज्मा के बारे में हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बेटा आगे हम लोग बढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में पढ़ना है, तो 1 बाय 1 हम लोग अब उसको देखेंगे यहाँ पे। तो आप लोग नोट करिए, ओके। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, जो पहला कंपोनेंट था ब्लड का वो कौन सा था? प्लाज्मा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, पहला इसका जो कंपोनेंट था वो कौन सा था? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कंपोनेंट हमने बात किया था कितने परसेंट है? 55%। ठीक है, टोटल ब्लड का कितना है? 55% है। अब इसमें हमने बोला था सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? वाटर। वाटर बेटा कितना था? 90 to 91%। ठीक है, मैंने बोला वैल्यू यहाँ पर वेरी कर सकती है, 90 to 92% भी हो सकता है। उसके बाद आते थे मिनरल साल्ट्स की बात करते हैं, ओके। मिनरल साल्ट्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो बहुत सारे क्लोराइड्स प्रेजेंट होंगे, बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होंगे, है ना, सल्फेट्स प्रेजेंट होंगे, फॉस्फेट्स प्रेजेंट होंगे, है ना, और पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारे साल्ट्स यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। इनका परसेंटेज कितना था? 0.9%। लिखना चाहो आप अगर यहाँ पर उनके नाम तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिख लो आप लोग, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन। अच्छा, एक चीज और याद रखना आप लोग बेटा, बाइकार्बोनेट आयन की जब भी बात करते हैं तो ये एज अ बफर यूज होता है। ठीक है, कैसे काम करता है? बफर की तरीके से काम करता है। बफर क्या होता है ये आपको केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे। ठीक है, वहां पर आपका टॉपिक है पूरा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे जो है क्लोराइड, और जो है क्लोराइड के बाद में आप लोग देखोगे बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन के बाद में सोडियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, फॉस्फेट आयंस, बहुत सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द मिनरल साल्ट्स, जिनका अमाउंट कितना होगा प्लाज्मा में? नियर अबाउट 0.9%। बफर एक्चुअल में क्या करता है? उस सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है, यानी कि पीएच को चेंज अगर हम लोग देखें नहीं होने देता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहां पर देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, प्लाज्मा में ही ये सारी चीजें हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स, बहुत सारे जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे प्लाज्मा में। तो आप लोग लिख सकते हो अमाइनो एसिड, फैट्स, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर देखने को हमें मिल जाएंगी। इन प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स के बाद में इस प्लाज्मा में हमें क्या देखने को मिलेगा? कुछ जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगी, है ना। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स कौन कौन सी होंगी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका अमाउंट हमने बोला था 7 से 8% के आसपास रहता है, और इसको कोलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन में आप लोग देखोगे बेटा यहाँ पर सबसे पहले एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ये बहुत तरीके की प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है यहाँ पर? एल्बुमिन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन के अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, फाइब्रिनोजेन, और उसके अलावा जो है आपका थ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये बहुत तरीके की प्रोटीन्स यहां पर देखने को हमें मिल जाएंगी। क्लियर है?
प्रोटीन्स के बाद में बेटा हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट है प्लाज्मा में, वो क्या होगा आपका, बहुत सारे यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट भी प्रेजेंट होंगे, जैसे यूरिया हुआ, अमोनिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, केराटिन हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन से होंगे आपके, अमोनिया, चाहे आप अमोनिया की बात करो, चाहे आप लोग यूरिया की बात करो, चाहे यूरिक एसिड की बात करो, है ना, चाहे केराटिन की बात करो, है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में देखने को हमें मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद में आता है यहाँ पर कि जो गैसेज हैं वो भी प्रेजेंट होंगी। तो गैसेज में देख सकते हैं हम लोग, गैसेज में हमें पता है प्लाज्मा में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, CO2 प्रेजेंट होगी और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी वहाँ पर देखने को हमें मिल जाएगी। तीसरी बात आती है इनके साथ में गैसेस के बाद में, यहाँ पर कुछ एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द हिपैरिन्स, जो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट बनाने से रोकते हैं बॉडी के अंदर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैरिन, ठीक है, या इनको बोलते हैं हम लोग एंटीकोगुलेंट। इसके बाद में आप लोग देखोगे प्लाज्मा में कुछ हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर लोगे इसको, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ओके, ये भी याद रखना है आपको, हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे प्लाज्मा में, और प्लाज्मा के थ्रू वो क्या होते हैं, अपनी टारगेट साइट पे जाते हैं। दूसरा, हार्मोन्स के बाद में आप लोग प्लाज्मा में विटामिन्स वगैरह पाओगे, विटामिन्स के अलावा आप लोग एंजाइम्स देखने को पाओगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी प्लाज्मा के अंदर। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, प्लाज्मा में क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट हैं। और प्लाज्मा क्या है, एक तरीके का अगर हम बात करें तो वो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, जहाँ पर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई फाइबर प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो ये प्लाज्मा हम कर रहे हैं, इसका एक्चुअल में फंक्शन क्या है, रोल क्या है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लाज्मा के केस में, देखो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि फ्लूइड नेचर का है, आरबीसीज वगैरह को ले जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा, उसके बाद में बेटा बात करोगे आप, यहाँ पर ब्लड के पीएच को भी वो मेंटेन करता है। दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट हैं जो बफर की तरीके से काम कर रहे हैं और एक पीएच को मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स में हमने बोला इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह प्रेजेंट हैं, जो क्या करेंगी, इम्यूनिटी में हेल्प करेंगी, यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी का एक पार्ट है। और वो क्या करेंगे, जो भी एंटीजन बाहर से आएगा उसको वो तुरंत वहीं पे एलिमिनेट कर देंगे या किल कर देंगे। उसके बाद में आता है बात यहाँ पर कि ये क्या करते हैं, थोड़ा हीट को भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, हीट को मिनिमाइज करते हैं, अपने हिसाब से बॉडी में जगह जगह पे भेजते हैं। दूसरा, आप लोग देखोगे यहाँ पे जो ब्लड का लॉस होता है उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं। ब्लड लॉस को कैसे प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारी प्रोटीन्स देखने को मिलती है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन वगैरह होती हैं, और वो क्या करती हैं, एक तरीके से ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करती हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करेंगी, सर हिपैरिन है, हिपैरिन तो क्लॉट करने नहीं देगा, लेकिन जब चोट लगेगी तो प्लाज्मा भी निकलेगा ना बाहर। जब प्लाज्मा निकलेगा तो प्रोथ्रोम्बिन जो होगा वो क्या करेगा, क्लॉटिंग बनाना स्टार्ट कर देगा। फाइब्रिनोजन क्या होंगे, क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, तो उस पर्टिकुलर जगह को हील करना स्टार्ट कर देगा। और वो दोनों प्रोटीन्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ओके। Now next thing is also very important, that is the albumin protein. In case of albumin protein, it maintain the osmotic pressure of the plasma. तो वहाँ पे क्या होगा, एक इसके पास एल्बुमिन के पास वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, यानी कि ये वाटर को होल्ड करके रखता है। क्लियर है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है, या जो ऑस्मोटिक वहाँ पर जो आपका प्रेशर होगा उसको एल्बुमिन मेंटेन करेगा। तो ये बहुत सारे इसके फंक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए। ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, जो बफर बाइकार्बोनेट आयन कर रहे हैं, बॉडी कम्युनिटी में बी सेल्स, टी सेल्स के इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह, जैसे बी सेल्स में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ए बी सी डी, ए और जी और एम, इस तरीके के, उनको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे टी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर। दूसरा, आप लोग देखोगे वहाँ पर हीट लॉस जो होगा, जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको जो है वो मेंटेन करेगा। दूसरा, आपका जो ब्लड का लॉस होगा उसको भी वो मेंटेन करेगा। तो ये बहुत सारी बातें थी प्लाज्मा के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है हमारे ब्लड के पास, ओके। अब हम लोग इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है, बी पार्ट, ब्लड का
जो है प्लाज्मा के बाद में वो क्या है, फॉर्म एलिमेंट्स। तो 1 बाय 1 करके हम लोग अब उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नोट करिए आप लोग, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो प्लाज्मा के बाद में बेटा जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लड में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, मैं रिकैप किए दे रहा हूँ, वो क्या पढ़ा हमने, प्लाज्मा। और दूसरा जो हमारा पार्ट बचा हुआ वो कौन सा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। या इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ब्लड कॉर्पसल्स, या हम लोग इनको बोल रहे थे ब्लड सेल्स। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर्म एलिमेंट्स में हमारा पहला जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, एरेथ्रोसाइट्स। तो पहला यहां पर हम लोग लिख लेंगे एरेथ्रोसाइट्स, या बेटा इसके लिए हम लोग दूसरा टर्म यूज कर रहे थे, कौन सा आपका, आरबीसीज। और आरबीसीज का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके जो है टिश्यू के केस में। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इनके डायमीटर की बात करेंगे। तो डायमीटर इनका रहता है नियर अबाउट 7 to 8 माइक्रोमीटर। 7 to 8 माइक्रोमीटर, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, दूसरी बात, इनमें टाइप सेल्स के जो है शेप या उसकी बात करते हैं तो ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती हैं। कुछ इंडिविजुअल्स में देखते हैं, है ना, शुरुआत में कैसी होंगी, न्यूक्लिएटेड होंगी, ओवेल होंगी। ओवेल के अलावा अगर हम लोग बात करें बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी हमें आरबीसी के केस में। और ये जो सारी बातें हैं इस तरीके की, न्यूक्लिएटेड, ओवेल, बाई कॉन्वेक्स आरबीसीज, ये किस में प्रेजेंट होंगी, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे। तो इस तरीके की आरबीसीज हमें देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल आप लोग लिख लोगे यहाँ पर, है ना। क्लास में देखेंगे हम लोग फिशेज, ठीक है, फिशेज में देखने को मिलेंगी। उसके बाद एम्फीबियंस में, एम्फीबिया के अलावा फिर हम लोग देखेंगे इनको रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल्स के बाद में हम लोग बेटा किस में देखेंगे, एव्स में। ठीक है, समझ में आई बात। तो इन सब में कैसा होगा, न्यूक्लिएटेड होगा, ओवेल होगा, बाई कॉन्वेक्स होगा। अगर देखो इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको पता होगा कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके की आरबीसी देखने को मिलेगी। ये बड़ा सा न्यूक्लियस होगा इसमें, ठीक है। या ओवेल शेप का अगर बात करो तो इस तरीके से, तो इसमें भी हमको क्या कॉन्वेक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये इस तरीके। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाई कॉन्वेक्स। न्यूक्लिएटेड है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस। और इस तरीके की आरबीसी किसमें देखने को मिलेगी, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद दूसरे तरीके की भी आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। वो कौन सी होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड। यानी कि यहां पर क्या होगा, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। कैसा होगा, यहां पर ओवेल था, यहां पर कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और बाई कॉन्वेक्स की जगह पे यहां पर कैसा होगा, बाई कॉनकेव टाइप का होगा। तो यहां पर लिख लो बाई कॉनकेव टाइप। ठीक है, क्लियर है। तो बाई कॉनकेव टाइप आरबीसीज ये। लेकिन अब अगला क्वेश्चन है क्या, किस तरीके का जो शेप है वो किस तरीके के इंडिविजुअल्स में होगा। तो ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे हैं, मैमल्स हैं। तो मैमल्स में हमको अलग तरीके की आरबीसीज देखने को मिलती हैं। वो कैसी होंगी, सर्कुलर, बाई कॉनकेव। और आरबीसीज जो होंगी वो कैसी होंगी, इन्यूक्लिएटेड होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको याद रखना है आपको। जैसे एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, लामा और जो है कैमल, उसमें अगर हम देखें तो वो कैसा होगा, ओवल टाइप का जो है आपका आरबीसी होगा। तो यहां पर एग्जांपल लिख लेंगे मैमल्स में, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। ठीक है, इनमें कैसा होगा, आरबीसी सर्कुलर की जगह पे कैसा होगा, ओवल टाइप का होगा। ठीक है, कैसा होगा, ओवल टाइप का होगा। बाकी सब में मैमल्स जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, सर्कुलर और बाई कॉनकेव टाइप के होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें,
कैमल और लामा जो होंगे उसमें आरबीसी कैसा होगा, ओवल टाइप का होगा। तो ये पूछते भी हैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। दूसरा बेटा इसके बाद में देखेंगे, ये बेसिक बातें हो गई। इसके बाद इनका नंबर हम देखते हैं वो कितना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक एडल्ट में अगर देखें तो वहाँ पर हमको 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, क्या है, क्यूबिक मिलीमीटर। तो उसमें हमें देखने को मिलेगा 5 मिलियन के आसपास जो है सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, किसके केस में, मेल्स के केस में। और फीमेल्स के केस में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर के आसपास होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ये मेल है, और फीमेल में बेटा कितना होगा, 4.5 है ना मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो इन दोनों को भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर आरबीसी का एबनॉर्मल राइज हो जाए, एकदम से बढ़ जाए अमाउंट, तो उसको लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइटेमिया। क्या बोलेंगे, पॉलीसाइटेमिया। तो अगर हम लोग देखें, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आरबीसीज एबनॉर्मली, तो उसके केस में हम लोग टर्म यूज करते हैं कौन सा, आपका पॉलीसाइटेमिया। यहां पर लिख लेंगे हम लोग पॉलीसाइटेमिया, ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉलीसाइटेमिया। क्लियर है इतनी बात। तो इसके बाद में पॉलीसाइटेमिया के बाद में देखेंगे, अगर इनके केस में जो है, अगर नंबर ऑफ आरबीसी अगर डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए, तो भी वहां पर एक टर्म यूज करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो यहां पर लिख लेंगे, क्या लिखना है, इफ डिक्रीज द, ये इंक्रीज, ठीक है, ये डिक्रीज द अमाउंट ऑफ आरबीसीज एबनॉर्मली। तो उस टर्म के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पर टर्म क्या यूज करेंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो ये टर्म्स कहीं कहीं मिलेंगे आपको मॉड्यूल्स में, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो आप लोग जरूर इसको नोट करते रहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर दूसरा भी आप डायग्राम बना सकते हो, जो हमने सर्कुलर वाला जो स्ट्रक्चर बताया और बाई कॉन्केव टाइप का बताया। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, देखो साइड से अगर हम देखें, साइड से अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आरबीसी होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा इसका, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, कॉनकेव, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग, क्लियर है। सर्कुलर का मतलब कैसा होगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके का आरबीसी हमें देखने को मिलेगा किसमें, मैमल्स के केस में। तो यहाँ आप लिखना चाहो क्या लिख सकते हो, मैमल्स, और यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एप्स, पारा, ठीक है। तो नोट करिए, फिर इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनकी बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद में, जो एरिथ्रोसाइटोपिनिया था, यानी कि नंबर ऑफ जो आरबीसीज था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज कर गया था, तो उसको हमने क्या बोला था, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब यहां पर बात करेंगे बेटा, जो आरबीसी है वो बनता कहां पे है। तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बोन्स में बताया था कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, बोन मैरो में होता है। कहां पे होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो बोन मैरो में जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम लिख लेंगे यहां पर, बोन मैरो। और बोन मैरो में हमें क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन। तो आरबीसी का जब प्रोडक्शन होता है या उसका फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे उसके, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो बोन मैरो में क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस के केस में बेटा अगर आप लोग देखो यहां पर, एरिथ्रोपोइसिस के केस में क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोइसिस। अब देखो यहां पे क्या है, एरिथ्रोपोइसिस के केस में यहां पे हमें देखने को क्या मिलेगा,
ये एरिथ्रोपोइसिस जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो यहां पे एक हार्मोन होता है, उसको हम बोलते हैं ईपीओ। कौन सा हार्मोन होता है? ईपीओ, एरिथ्रोपोइटिन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? नाम इसका क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होगा वो क्या करेगा? आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़वा देता है। ये क्या करता है? आरबीसी के प्रोडक्शन को इन्हांस करवा देता है। तो यहां पर आरबीसी का प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आपसे एक मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि ईपीओ जो होता है वो कहां से रिलीज किया जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि कहां पे ये हार्मोन बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको है कि ईपीओ जो है कहां से बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मिलेंगे भी आपको। तो बोन मैरो था, बोन मैरो में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हो रहा था। किसकी वजह से हो रहा था? वहां पर ईपीओ की वजह से होता है। ईपीओ थोड़ा और हेल्प कर रहा था, इन्हांस करा दे रहा था एरिथ्रोपोइटिन जो आरबीसी का प्रोडक्शन था, और वहां पर क्या था? एरिथ्रोपोइसिस हमें देखने को मिल रहा था। इतनी बातें सारी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। तो यहां पर भी लिख सकते हो आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट जो इनका बात थी वो डिस्कस करते हैं कि जो फॉर्मेशन है आरबीसी का वो कब कहाँ पर कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। अगर एम्ब्रियोनिक टाइम पे हम लोग देखें तो सबसे पहले जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट होता है यॉर्क सैक से। यॉर्क सैक के बाद वो लगभग जो है कुछ दिनों के बाद जब वहां पर लीवर और स्प्लीन बन जाता है तो 3 मंथ के आसपास लीवर और स्प्लीन में फॉर्मेशन होने लगता है, और ये 6 मंथ तक चलता है। 6 मंथ के बाद वहां पर क्या होता है? बोन मैरो का फॉर्मेशन हो जाता है, और 6 मंथ के बाद एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही, है ना, बोन मैरो बन गया, और बोन मैरो में क्या हुआ? आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगा। अब आफ्टर द बर्थ भी क्या होगा? वहां पर हमें देखने को मिलेगा फॉर्मेशन कहां पर होगा? जो है उसका ब्लड का बोन मैरो में होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो इस बात को भी आप लिख लेंगे, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। हमने बोला कि यहां पर क्या होगा? एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब बच्चा पेट में होगा माँ के, एम्ब्रियोनिक लाइफ में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा, है ना, या हम बोल सकते हैं एरिथ्रोपोइसिस जो होगा वो कहां पर होगा? तो वो होगा बेटा कहां पर? यॉर्क सैक में। कहां पर होगा? यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक क्या था? हमने बोला था कि ये एक तरीके का क्या है? रिजर्व फूड कंटेनिंग मटेरियल है, अगर बात करें किसके केस में? बर्ड्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता होगा, किसके केस में? आपके बर्ड्स के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा? यॉर्क सैक जो यॉर्क वाला पार्ट होता है उस पर एक डिस्क बन जाता है, और वहाँ पर ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, और वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? कि आरबीसीज का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में यॉर्क सैक में ब्लड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आप देखोगे नियर अबाउट 3 मंथ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम बात कर रहे हैं, 3 से 6 मंथ तक। ठीक है, 3 से 6 मंथ तक कहाँ? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। वहां पर किस में फॉर्मेशन होगा? स्प्लीन में। किस में फॉर्मेशन होगा? स्प्लीन में। ठीक है, तो एक स्प्लीन भी स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, है ना, एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट होता है, झिल्ली बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 3 to 6 मंथ के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा स्प्लीन के साथ में, और कौन होगा? लीवर। तो ये स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये भी क्या करेगा? जो है आपका एरिथ्रोपोइसिस को करवाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद में जब उसका बर्थ हो जाएगा, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ आप लोग क्या देखोगे? यहां से 6 मंथ से लेके, यानी कि 9 मंथ पूरे हुए, उसके बाद बर्थ हुई। ठीक है, तो ये जो पोर्शन था यहां से 6 मंथ से लेके, ठीक है, 9 मंथ, ठीक है, और 9 मंथ यानी कि 6 to 9, और उसके बाद बर्थ के बाद भी वहां पर कौन हेल्प करेगा? बोन मैरो। कौन हेल्प करेगा? बोन मैरो। तो यहां पे आप जो है कौन फॉर्मेशन करेगा? बोन मैरो फॉर्मेशन करेगा आरबीसीज का या ब्लड का। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा? जो मैचुरेशन होता है आरबीसी के लिए, तो ये सब इंफॉर्मेशन ही हैं, यहां पर मैं बता दे रहा हूं। जब हम आरबीसी के मैचुरेशन की बात करते हैं,
तो आरबीसी का मैच्योरेशन जो हमें देखने को मिलता है वो किसकी वजह से होता है? तो बोलते हैं कि फोलिक एसिड ज़्यादा लो, फोलिक एसिड ज़्यादा मतलब क्या है, छोटी छोटी गोली दे देते हैं आपको, आयरन की गोली बोलते हैं उसको, ठीक है, या विटामिन B12 की गोली दे देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का मैच्योरेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आरबीसी का मैच्योरेशन किसकी वजह से होगा, आरबीसी विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। बात याद रखना आप लोग, अगर मैच्योर नहीं होगा तो काम का नहीं रहेगा, ठीक है, बेकार होगा आरबीसी। दूसरी बात, आरबीसी मैच्योरेशन के बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब एक्सेस आरबीसी होंगी वो कहाँ स्टोर होंगी, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक स्ट्रक्चर, अभी मैंने बताया स्प्लीन। तो स्प्लीन में क्या होगा, एक्सेस आरबीसीज जो होंगी वो स्टोर होंगी, ठीक है। और इसी के साथ इसको हम लोग स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रगाह, यानी कि वो आरबीसी वहाँ पर क्या होंगी, डिस्ट्रॉय भी की जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रॉय आरबीसी, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या कब्रगाह जो होती है वो आरबीसी की होती है। दूसरा बेटा हम लोग देखते हैं इसके बाद में एक्सेस आरबीसी के स्टोरेज के बाद में इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो क्या है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या है कि कोई एक आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहता है या कितने दिन तक जिंदा रहता है। तो याद रखिए आप लोग 120 डेज, 120 दिन इनका लाइफ स्पैन है, यानी कि 120 दिन एक आरबीसी जिंदा रहेगा, उसके बाद दूसरा नया आरबीसी तो बनते रहते हैं बॉडी में, लेकिन क्या होगा उसका टोटल अगर देखें आज अगर किसी आरबीसी का बर्थ हुआ है या बना है, फॉर्मेशन हुआ है, तो 120 डेज तक ही वो सर्वाइव करेगा, उसके बाद उसका डेथ हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आरबीसी के बाद में यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लाइफ स्पैन के बाद में यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं आरबीसी के अंदर, क्या होगा, प्रोटीन कंटेनिंग जो है सब्सटेंस भी होगा या प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो लिख सकते हैं आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इसको क्या बोलेंगे, HB। हीमोग्लोबिन, ये इसका सिंबल होता है, HB से हम इसको डिनोट करते हैं। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन्स हैं क्या, दीज आर द प्रोटीन्स, ठीक है, क्या है, प्रोटीन्स हैं। इस हीमोग्लोबिन में हम देखेंगे दो पार्ट हैं इसके, हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि यहां पर हम लोग देखेंगे हीम और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, ग्लोबिन। तो हीम मतलब क्या हो गया आपका, हीम मतलब क्या है, यहां पर आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। तो हीम पार्ट क्या है उसका, आयरन वाला पार्ट है, और ग्लोबुलिन वाला जो पार्ट है वो कैसा है, प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे बेटा 4 मॉलिक्यूल इसके देखने को मिलेंगे हमें, और 4 जो है ये इसके देखने को मिलेंगे, क्लियर है। यहां पे जो आयरन है वो अरेंज रहेगा एक रिंग शेप में, और उस रिंग को बोलेंगे हम लोग प्रोफायरिन रिंग। क्या बोलेंगे, प्रोफायरिन रिंग। क्या बोलेंगे, प्रोफायरिन रिंग। इसके प्रोफायरिन रिंग को हम लोग देख सकते हैं गूगल पे जाके सर्च करके, तो उसमें दिख जाएगा आपको आयरन की जो है कहाँ पे पोजीशन क्या है और प्रोटीन्स कैसे वहाँ पर प्रेजेंट हैं। समझ में आई, ये सारी बातें वहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या था, अगर हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ोगे कि हीमोग्लोबिन जो है 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक पॉइंट और, 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन कितना रखता है, कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ ब्लड में, 15 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 15 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे न्यूमेरिकली। अब आते हैं इसके बात करते हैं हम लोग कि इसमें इसका रोल क्या है। तो रोल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आरबीसी का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड O2, है ना। तो ये गैसियस एक्सचेंज में या गैसेस को ट्रांसपोर्टेशन करने में भी हेल्प करती हैं। कौन? हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन पे ही आपके ऑक्सीजन लोड होता है। कौन लोड होता है? ऑक्सीजन लोड होता है। क्लियर है। अब एक और कहीं पे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, तो मैं यहीं पे डिस्कस किए ले रहा हूं। क्या है वो? एक फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन। रॉलेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि यहां पे हमें देखने को मिलेगा जो आरबीसीज होंगी वो इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं, एक के ऊपर एक, स्टैक की फॉर्म में, ऐसे इस तरीके से। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट इज द रॉलेक्स। ठीक है। अब इसमें देखो ये होता क्यों है? ये होता है किसकी वजह से? ड्यू टू फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से होगा? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की वजह से। क्योंकि फाइबर्स बनाएंगे और फाइबर्स बनाएंगे तो ये क्या होगा? आपस में अडहेर होते चले जाएंगे। अब मान लो ये कहीं जाके ब्लड वेसल में फंस गया तो क्या करेगा? ब्लॉकेज कर देगा कि नहीं कर देगा? तो ये इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। किसके केस में? आरबीसी के केस में, जब रॉलेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आरबीसी में यहीं तक हम लोग रखते हैं। आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे हमारा जो दूसरा टाइप है फॉर्म एलिमेंट्स का, वो क्या है आपका? WBC। तो नोट करिए आप लोग इसको और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।